सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश में लगातार 9 साल में 10वीं बार योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो बजट कल पेश हुआ उसको लेकर। तो उत्तर प्रदेश का बजट पेश हो चुका है और अब सरकार यह कह रही है कि विकास का यह ब्लूप्रिंट है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि विकास जमीन पर है या सिर्फ कागज पर। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, किसानों और युवाओं को समर्पित है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि एक सरकार का काम कम, कागजी घोषणा ज्यादा लगती है और भ्रष्टाचार में यह सरकार डूबी हुई है। यह सवाल है कि क्या बजट सच में यूपी को नई ऊंचाई देगा या फिर यह सिर्फ आंकड़ों, भाषणों और विज्ञापनों की चमक है। हम आपको बता दें कि बुधवार को 2026-27 का बजट उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया और इसमें महिला, युवा और किसान पर खासतौर से मेहरबान नजर आई सरकार। यूपी की सियासत में ये तीनों अहम वोट बैंक माने जाते हैं, जिसके सहारे बीजेपी ने 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने का प्लान बनाया है। योगी सरकार ने किसानों को इस बजट में 9% कृषि क्षेत्र में आवंटित किया है, युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का भरोसा दिलाया है, तो सब्सिडी का सहारा भी किसानों को दिया है। इसके अलावा महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है, तो लड़कियों की शादी के लिए दी जाने वाली 50,000 के अनुदान की राशि को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बजट में जिस तरह से महिला, युवा और किसानों पर खास फोकस किया है, उसके सियासी मैसेज साफ हैं। सूबे की सियासत की दिशा और दशा यही 3 वोट बैंक तय कर रहे हैं और यही वजह है कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट के जरिए 2027 के लिए सियासी पिच तैयार करने का दांव चला है योगी सरकार ने इस बजट के जरिए। लेकिन इस बजट पर विपक्ष का सवाल है। विपक्ष कागजी बजट बता रहा है। अखिलेश यादव ने इस बजट के प्रस्तुत होने के बाद कल कहा कि ये बीजेपी के विदाई बजट है और यही बजट जो है वो आखिरी बजट होगी बीजेपी की सरकार की। तो ये आरोप लग रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार से लिप्त है ये सरकार और बजट का आकार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बजट 50% भी आवंटित नहीं हो पा रही विभागों को और खर्च भी नहीं हो पा रहा है। तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा आकार क्या चुनावी है, खर्च करने के लिए क्या रोड मैप है, आज इसी को हम समझेंगे अपने पैनलिस्ट के जरिए। लेकिन जरा सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस आधार पर कहा कि यह नवनिर्माण का बजट है और शिवपाल यादव जो विरोध कर रहे हैं उनका आधार क्या है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में जो सफलता प्राप्त की है, पॉलिसी पैरालिसिस से उभर करके परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। आज का यह बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व भी करता है। 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हाथ को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये जो बजट पेश हुआ है ऐसे लूटने के लिए इतना बड़ा बजट आया। इस तरीके से
सर, कानपुर लैम्बोर्गिनी मामले पे आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है, कैसे देख रहे हैं? लंबे समय से सपा भी यही चाह रही थी कि आरोपी गिरफ्तारी हो। काय में गिरफ्तारी हो गई मुझे नहीं जानकारी। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है सर, उसका निर्माण शुरू हो गया है। देखिए इनके पास कोई काम तो है, बस आपस में समाज को लड़ाएंगे, वर्ग को लड़ाने का काम है बस। तो वही जो है विधायक उनके खिलाफ भी जो है ये चल रहा है कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट वो फर्जी है, उसको लेकर फिर से एक बार मामला। देखिए ये झूठा है, उसकी जांच करा ले और जांच कराने के बाद जिस लोगों ने आरोप जो लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करें। तो बजट जो आया है उस बजट को लेकर अभी भी चर्चा जारी है। कल बजट पेश किया गया, उसके बाद जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों ने इस बजट की आलोचना की। सरकार की तरफ से जो लोग हैं उन लोगों ने इस बजट का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिनके लगातार ये सरकार का 10वां बजट है, और इस बजट को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण का ये बजट है और ये मील का पत्थर साबित होगा विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने में। लेकिन विपक्ष को इसमें कई सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं इस बजट को लेकर, और उसी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, और आज इसी चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम इस बजट के बारे में जानेंगे कि क्या उनकी राय है इस बजट को लेकर। एक सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हम ये जरूर जानना चाहेंगे, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, कि नवनिर्माण का बजट मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर, और इतना बड़ा आकार बजट का, क्या ये चुनावी बजट है? क्योंकि अगले साल आपको चुनाव में जाना है और इसी को देखते हुए महिला, किसान और युवा जो वोट सबसे ज़्यादा देते हैं आप लोगों को, और उन्हीं के वोट पर आपकी सरकार भी बनती आ रही है केंद्र से लेकर आपके प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में, इसलिए उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, फोकस किया गया है इस बजट में। आरोप विपक्ष का है ये। सर, हमें आप सुन पा रहे हैं? एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम लौटते हैं तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के दोनों प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और उनसे हम इस बजट की बारीकियों को जरा समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। उत्तर प्रदेश का बजट कल पेश हुआ और इस बजट को यूपी के सीएम नवनिर्माण का बजट बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस बजट की आलोचना कर रहा है, इसकी कमियों को गिना रहा है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। शांत प्रसाद जाटव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं, और धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जाटव साहब, जरा बताइए कि नवनिर्माण का बजट आप कह रहे हैं, विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है, कह रहा है कि आप आकार तो बढ़ा रहे हैं लेकिन खर्च आप कर नहीं पा रहे हैं, आवंटित राशि विभागों को दे नहीं पा रहे हैं, केवल आकार बढ़ा रहे हैं। सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी, आ रही आवाज। होता है कि अगर आपने स्पेंड कर दिया, पैसा खर्च कर दिया है, तो अगले वर्ष उससे ज्यादा पैसा यह सरकार प्रोवाइड करती है इस विभाग को। और सही मायने में जिस तरीके से जो बजट आया है इसमें 12% का इजाफा हुआ है, और उसमें जो उत्तर प्रदेश पहले शिक्षा के नाम पर, मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर दूसरे प्रदेशों को देखता था और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, आज वहाँ पर नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बजट पेश किया गया है, मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए व्यवस्था वहाँ पर बनाई गई है, उसके लिए पैसा आवंटित हुआ है। तमाम बच्चों को जो सुविधाएं, जो बच्चियां जो हैं उनको स्कूटी के लिए पैसा, और जो पैसे का जो आवंटन है
वो बहुत बढ़िया तरीके से ताकि जन जन तक पहुंचे और 100% उसका लाभ जनता को मिले, नागरिकों को मिले, इसको ध्यान में रख करके किया गया है। डेवलपमेंट को लेकर के भी पैसे का आवंटन जो है हर एक विभाग को दिया गया है ताकि उसका लाभ मिले। पहले के जो सरकारें थी उसमें बजट आता तो था मगर बजट जो है वो कहा जाता था मगर पहुंचता नहीं था। और आपको अच्छी तरह पता है कि 100 लेकिन रुपए वही आरोप जो आप लोग लगाते थे, अखिलेश जी की सरकार थी या या उसके पहले जो विपक्ष की सरकारें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, तो आप जब विपक्ष में थे तो जो आरोप आप लगाया करते थे वही आरोप आपके ऊपर विपक्ष लगा रहा है। अखिलेश जी भी कल बोले, आज शिवपाल जी भी बोल रहे हैं और विपक्ष के दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी कह रही हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर बजट का लाभ जो है जनता तक 100% नहीं पहुंच रहा है तो बतौर विपक्ष आपको वो स्थान और वो जो जिन लोगों को नहीं पहुंचा वो उजागर करना चाहिए। विपक्ष का तो काम ही यही है। ठीक है धर्मेंद्र जी, क्यों लग रहा है आप लोगों को कि ये कागजी बजट है और इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा या सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है? आप लोग आरोप के लिए ही कर रहे हैं क्योंकि विकास का दावा सरकार कर रही है, बजट का आकार भी बढ़ता जा रहा है, बजट के आकार में भी 2.6 गुना की वृद्धि हुई है योगी सरकार के कार्यकाल में। जी नमस्कार, आपका बहुत ही शानदार सवाल है। बजट को अगर एक लाइन में कहें तो चमचमाती फाइल में आली बाबा 40 चोर की कहानी लिखी गई। जैसे कि उम्मीद थी पिछला 9 बजट जिस तरह से इनका आया और नौजवान, किसान, छात्र, आधी आबादी, स्वास्थ्य सुविधाएं, एजुकेशन सेक्टर, कृषि सेक्टर, इनको निराश होना पड़ा। वही क्रमोवेश इस बजट में भी दिख रहा है। अब हम तो ऐसे नहीं कह रहे हैं, मैं आऊंगा हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पर, कृषि सेक्टर में अलग अलग, लेकिन सबसे पहले ये देखना होता है कि इनका पिछला बजट अगर एक बार ये लोगों ने अवलोकित किया होता तो नया बजट बनाने में इनको सुविधा होती। 25-26 के बजट में केवल ओवरऑल 50% ही अब तक व्यय कर पाए हैं, उसके आसपास है। कृषि सेक्टर में 57%, ग्राम विकास के सेक्टर में 36.5%, पशुधन में 58.86%, हेल्थ में 59 के लगभग, महिला कल्याण में 53%, प्राइमरी एजुकेशन में 62%। ये अलग अलग सेक्टर्स में इन्होंने 25-26 के बजट का जो खर्च किया वो मैं बता रहा हूँ। उसमें भी जो ज्यादा 30%, 32% था, पिछले 2 महीने में ही बड़े पैमाने पे इन लोगों ने खर्च किया। और आप समझ लीजिए जब साल भर आप नहीं खर्च कर पा रहे हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर बना पा रहे हैं, न उनके लाइफ को इजी करने के लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो अगर 1-2 महीने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें भ्रष्टाचार, कदाचार ज्यादा है। लेकिन एक आंकड़ा है धर्मेंद्र जी, करिएगा तो थोड़ा चीजें। धर्मेंद्र जी एक आंकड़ा है अखिलेश राज का और योगी राज का, उसमें जीएसडीपी में 13.30 लाख करोड़ अखिलेश राज में था, जो योगी राज में बढ़कर 36 लाख करोड़ हो गया, 2.7 गुना वृद्धि। बजट का आकार तो बढ़ ही रहा है। प्रति व्यक्ति आय जो 54,565 था आपकी सरकार के समय, अब योगी राज में 1,09,844 यानी कि 2 गुना वृद्धि हुई है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप अगर जीएसडीपी की और इसके बजट के बढ़ते हुए आकार को प्रतिशत में देखेंगे तो पिछले 10 सालों में जितना बढ़ा, जिस रेशियो में बढ़ा है, उससे करीब 1.25 गुना उसके पहले 17 में आने के पहले पिछले 10 सालों में बढ़ा है। चाहे उसमें समाजवादी सरकार रही हो चाहे बीएसपी रही हो, प्रतिशत में रेशियो के जो बढ़ता है। अब बेरोजगारी दर आपके समय में, बेरोजगारी दर आपके समय में 17.5% था, जो अब 2.24% यानी कि 7 गुना की कमी आई है। अगर अपने फाइल में ही लिख लेने से आपको आनंद आ रहा है तो कुछ भी लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, हाहाकार है, नौजवान परेशान हो, आप कह रहे 2% है, तो ये दर लाते कहां से? अरे 17% का आंकड़ा कहां था और 2% का आंकड़ा कहां से आया? सरकार में दम है तो जारी करके दिखाए। सवाल ये है कि बेरोजगारी इतने चरम पर है और अगर आंकड़े ठीक कर रहे हैं तो भगवान ही मालिक है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जीएसडीपी क्यों नहीं सरकार घोषित करती है? जीएसडीपी का कह रहे 36 अगले वर्ष हो जाएगा 36 लाख करोड़, अभी 30.25 लाख करोड़ है। इसका भी कोई आंकड़ा इन्होंने जारी नहीं किया। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जो 2027 तक करते थे या 29 तक करते थे, जिस रेशियो में बढ़ रहा है, आने वाला भी 15 साल लगेगा।
भाई ये तो केवल झूठ का ही पुलिंदा है। कह रहे थे कि हम करके दिखाएंगे, जिस रेशियो में बढ़ रहा है आज 12 पर, अगर आपको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी 29 तक पानी भी है तो कम से कम 30% का वेरिएशन के 30% के इकोनॉमी बढ़ेगी, तब जो है जाकर के पहुंच पाएगी। आप उसके लिए कोई कार्य योजना ही नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे थे 50 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। आपके जो खुद के आंकड़े हैं वर्ष वाइज, किसी में 42 है, किसी में 36 है, किसी में 54, कुल मिलाकर के आपका 10 लाख करोड़ भी नहीं हो पाया है एमओयू। तो आपके तो खुद आंकड़े झूठे हैं। ठीक है शांत प्रकाश जी, आरोप इन लोगों का है कि बजट का आकार तो आप बढ़ा रहे हैं। अगर अखिलेश राज से और योगी राज की तुलना की जाए तो बजट का आकार 2.6 गुना की बढ़ोतरी हुई है इस आकार में। और अब जो इस बार का जो बजट कल पेश हुआ है वो तो कई देशों के बजट से, अगर पाकिस्तान की बात करें या कुछ और देशों की बात करें, उससे कहीं ज्यादा बड़ा आकार उत्तर प्रदेश का है बजट का। लेकिन अब एक सवाल यह है कि 50% राशि भी खर्च नहीं हो पाई है पिछले बजट का जो आपका आवंटन था। देखिए, बजट जो एलोकेशन होता है ना, वो उस आधार पर होता है कि पिछले जो वित्तीय वर्ष में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उसी हिसाब से उसका पैसा बढ़ाया जाता है। तो ये बात कहना कि 50% नहीं हुआ है, अभी बजट पेश हुआ है, अभी बजट क्लोज नहीं हुआ पिछला, तो अभी जो लास्ट में जो पैसा खत्म होगा 31 मार्च तक, तो उस वक्त में स्थिति होगी बजट फाइनल होने की पिछले बजट को। तो इसलिए इसको आज वर्तमान में हम उसके आंकड़े लेकर के चर्चा करें वो नहीं, आगामी जो पैसा हमने जो आवंटित किया है उसको देखने की आवश्यकता है। और नई परियोजनाओं के लिए वो जो जिस तरीके से पैसा आवंटित हुआ है और पुरानी परियोजनाओं को हमने जो 100% पूरा किया है या पूरा होने जा रहे हैं उसको देखना चाहिए। वो अपने आप में उत्तर प्रदेश को खूबसूरत बनाती है। हम 14वें नंबर पर जिस वक्त में सरकार बनाई हमने 14वें नंबर पर थे, आज हम 4थे नंबर पर आ गए। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से गर्त में पहुंचा दिया था अपराध में, आप देख लो 2016 से अभी तक अपराध कितना घटा है, डकैती, फरोती और बलवा, इन सब चीजों में महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न के मामला थे वो भी कम हुए हैं। मतलब आप ये देखिए कि 80% तक जो है अपराध में गिरावट आई है। अनुसूचित जाति के जो एट्रोसिटी के मैटर्स है उसमें भी लेकिन सर एक आरोप ये भी लग रहा है कि आपका जो बजट है ये बजट लोक लुभावन या चुनावी बजट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन सामने से तो वो नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर से अगर बारीकी से इसको देखा जाए तो लग रहा है कि 2027 को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया, क्योंकि धार्मिक स्थलों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इसको 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यह विपक्ष का आरोप है। देखिए, पहले जो हमारे जो स्थान जो थे धार्मिक स्थान क्षीण व्यवस्था में पड़े हुए थे, संकरी गलियां थी, अव्यवस्थित थे, उसको बनाने के लिए जैसे ही हमारी सरकार ने काम शुरू किया तो उनको व्यवस्थित बनाने का काम शुरू कर दिया। कुंभ के मेले में आपने प्रयागराज का देखा किस तरीके से जीर्णोद्धार हुआ, उसका लाभ जो है देश की जनता को मिला। अयोध्या में कितना विकास किया, और स्वाभाविक बात है अभी जो है अयोध्या ये मथुरा उसके लिए पैसा आवंटित किया गया है। और जाहिर सी बात है जब पैसा वहां के लिए आवंटित होगा तो उसका दिखाई देगा उसका क्रियान्वयन। हम अपनी जिम्मेवारियों को जो पिछली सरकारों ने पूरी नहीं की उसको पूर्ण करने की आवश्यकता है। अनवरत काम करना है, जो चीजें अव्यवस्थित थी उसको व्यवस्थित करना, जनता को उसका लाभ मिले, इस प्रण के साथ में हमारी सरकार काम कर रही है। और बजट में इसी प्रकार से प्रावधान किया जा रहा है, और प्रावधान इलेक्शन को देख करके किया जा रहा है ऐसा नहीं, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता को, उसकी जरूरत को और उस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। ये बात धर्मेंद्र जी सरकार बार बार ये कर रही है कि नवनिर्माण का बजट है, हमारे सामने लक्ष्य है 2047 का कि हम विकसित उत्तर प्रदेश बने, और जब तक विकसित उत्तर प्रदेश नहीं बनेगा तब तक देश विकसित नहीं बन सकता है। ये हम सब जानते हैं क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेट ये है और इसमें इसकी भागीदारी देश में सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में अगर धार्मिक स्थलों पर आप लोगों को लग रहा है कि अगर सरकार आवंटित कर रही है, ज्यादा पैसा दे रही है, तो ये सियासी नजर से देख रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी तो है ना कि टूरिज्म बढ़ेगा, रेवेन्यू आएगा।
आप जब सत्ता में आएंगे अगर, तो भी आप लोगों को भी उससे फायदा होगा। ये टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जब इस्टेब्लिश हो जाएगा और लोग आएंगे और रेवेन्यू बढ़ेगा तो। देखिए आनंद जी, हम उस पर आते हैं उसके पहले अब हमारे साथी जो ये आप कह रहे थे कि टाइम्स में बजट बढ़ा है। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उत्तर प्रदेश को में 2.4 लाख करोड़ रुपए का खर्च था उत्तर प्रदेश में। और आज जब कहते हैं 2 कुछ इकोनॉमी बढ़ गई, आज 8 लाख करोड़, करीब करीब 4.25 गुना बढ़ गया कर्ज उत्तर प्रदेश। और दूसरी बात, जब पैरामीटर्स की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की क्या स्थिति है। प्रति व्यक्ति आय में आप भारत के राष्ट्रीय औसत से भी आधे से कम है, ये स्थिति है। और नीचे से दूसरे नंबर पर है प्रति व्यक्ति आय में। किस विकसित उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? अगर आपने कुछ किया होता तो पैरामीटर सेट करने के लिए केवल वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी कुछ नहीं होता। जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, गरीब की थाली नहीं मजबूत होगी, गांव तक परचेज पावर नहीं बढ़ेगा, तब तक विकसित उत्तर प्रदेश कैसे होगा और विकसित भारत बनाने की दिशा में कैसे मदद करेगा? वही तो हम कह रहे हैं कि लोग जो है केवल लोक लुभावन बातें करना चाहते हैं और करना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते। दूसरी बात, इन्होंने कहा हेल्थ सेक्टर में 9% हमने बजट दिया है। हेल्थ की स्थिति आज उत्तर प्रदेश में है। 9 बजट इनके देने के बाद हमने क्या किया उस पर हम लोग विस्तृत कई बार बात करके बताएंगे। लेकिन आज 9 साल से इनकी सरकार है, आज भी जो डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, मैं और नहीं कह रहा हूं कि आबादी बढ़ गई, पद कितना बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ाया, लेकिन स्वीकृत पदों के सापेक्ष करीब करीब 1/3 पद खाली है। और 1000 पर जो डॉक्टरों का रेशियो आता है वो 1/3 के आसपास है 1 लाख पर। ये स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश के हेल्थ सेक्टर की। 60% जो ये CHCs है वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है। ये हेल्थ की स्थिति है। खुद हॉस्पिटल जो है ट्रामा इमरजेंसी की तरह है, वैसे बस जर्जर पड़े हुए हैं। वहां बजट की और जरूरत थी जिसको सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जो कि उसको उसी हाल पर छोड़ दिया। हेल्थ एजुकेशन सेक्टर की है, एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने नया कुछ नहीं किया। ग्राम पंचायतों को एक जो पैसा पंचायतों का अपना होता है उनसे प्राइमरियों में थोड़ी सी साफ सफाई, टाइल्स और ये सब लग गया, लेकिन उसके सुधार के लिए ना तो इन्होंने बड़े पैमाने पर भर्तियां की, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं किया, और एजुकेशन सेक्टर को एम्पावर्ड करने के लिए, मजबूत करने के लिए इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ दिया। आप लोगों के समय में जो स्थिति थी, मैं MSME की बात करके बात अपनी बात धर्मेंद्र जी, जो 50 लाख आप लोगों के सरकार के समय जो स्थिति थी 17 के पहले, वही स्थिति आज है या उसमें कुछ बदलाव हुआ है, ऊपर गया है या गिरा है? नहीं, हम क्या कह रहे हैं, जिस रेशियो में उत्तर प्रदेश बढ़ रहा था उस रेशियो में विकास नहीं हुआ। देखिए, काम होना सतत प्रक्रिया है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल थी, जिस रेशियो में पिछले 5 साल में जो 17 के पहले विकास, एयरपोर्ट्स बने, जो हाईवे, जो मैं कह रहा हूं, जो एक्सप्रेसवेज आपने शुरू किए थे उसमें और इजाफा हुआ, मेडिकल कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट्स में खुलने लगे, एम्स की संख्या बढ़ी, ये सब तो हुआ ही है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ऐसा हम थोड़े कार्यकाल में, जब 5 साल का केवल कार्यकाल मिला, इनको लगातार 2 कार्यकाल मिला। हमने केवल उद्घाटन उसका शिलान्यास नहीं किया, हमने उसको तैयार करके, चाहे जो आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, शायद उसके टक्कर का दूसरा एक्सप्रेस वे हिंदुस्तान में नहीं है। आगरा एक्सप्रेस वे तो मायावती के समय में था। लखनऊ एक्सप्रेस वे, अरे सर, लखनऊ के ताज एक्सप्रेस वे, जो ताज लखनऊ से आगरा है, हाँ, वो हमने शुरुआत भी किया और उद्घाटन भी किया था सर, कहाँ पहुंच गए। हाँ। दूसरी बात, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो अलाइनमेंट हम करके गए थे, टेंडर करके गए थे, पूर्वांचल वाला तो काम इन्हीं के समय में शुरू हुआ और बंद भी हुआ। आपने नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं, जमीन का अधिग्रहण, अलाइनमेंट सब हमारा किया हुआ है, 1 किलोमीटर उसमें जोड़ नहीं पाए। उसके बाद भी तो और सारे बने ना, और भी तो बने हैं। लखनऊ के अंदर जो मेट्रो हमने शुरू की थी, ये बढ़ा नहीं पाए। और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 2022 के कहा था कि हम 4 शहरों में, झांसी, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी में मेट्रो चलाएंगे। कहीं एक भी ईंट पड़ी हो तो जरा भी आप कहिएगा, फोटो मेरठ तक तो शुरू ही हो गया, दिल्ली से मेरठ वाला। नहीं, 4 शहरों में नई अपनी मेट्रो
जैसे और लखनऊ बाकी मेट्रो भी शुरू कई करने की शहरों में बात शुरू करें हुआ। तब ठीक है, अब अरे तो हम जो लोग इनके चर्चा कर रहे घोषणा पत्र की बात हैं। थी, आज वक्त इन्होंने इतना ही 10,000 था, आज लगा वक्त इतना ही था। करके जैसे जैसे और भी बजट के बारे में हम लोग को समझ होगी तो हम फिर अब उस पर भी आगे चर्चा करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शांत प्रकाश जाटव जी, और शुक्रिया धर्मेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ आप जुड़े और बजट को लेकर आप अपनी राय रखे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।